टेबल टैग क्लियर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो टैग है वो है फॉर्म टैग। फॉर्म में आगे आगे आ जाएंगे इनपुट्स, जो हम यूजर से इनपुट लेते हैं। अब इनपुट लेने के डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे हम लोगों ने एट्रीब्यूट जब पढ़ रहे थे उस वक्त एक दो देखी थी कि हम यूजर से पासवर्ड लेते हैं, टेक्स्ट लेते हैं, फ़ोन नंबर लेते हैं, यूजर से उसकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, और इसके अलावा ईमेल, पासवर्ड, ईमेल और इस तरह की चीज़ें लेते हैं, वो सारी टेक्स्ट में ही आ जाती है। पासवर्ड का एक अलग से, बाकी ईमेल वगैरह वो टेक्स्ट में ही आ जाता है। तो अब हम लोग वो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास टैग है फॉर्म का, कि हम फॉर्म बनाने लगे हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। अच्छा, यूजर के फॉर्म में उसने बाय डिफॉल्ट हमें एक एट्रीब्यूट दे दिया है एक्शन का। इस एक्शन के एट्रीब्यूट का क्या मतलब है कि कौन, जब आप ये यूजर फॉर्म फिल कर दे उसके बाद सबमिट का बटन प्रेस करें तो कौन सा फंक्शन चलना चाहिए। अब ये एक्शन उस वक्त काम करता है जब हम पीएचपी के साथ काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली। अगर हम नोड जेएस, जावास्क्रिप्ट या एक्सप्रेस जेएस के साथ मंच टैग में काम कर रहे हैं, फिर हम एक्शन को नहीं यूज करते, फिर हम कस्टम फंक्शन बनाते हैं कि आप इस एपीआई राउट के ऊपर जाके हिट करो। एक्शन कब काम करेगा, जब हम पीएचपी के साथ काम करें। इसलिए अभी हम इसको रिमूव कर रहे हैं क्योंकि हमारा पीएचपी के साथ काम नहीं। मैं फॉर्म टैग बना दिया कि भाई मैं अब ये स्पेसिफिक काम करने लगा। तो सबसे पहले इनपुट। अब जस्ट लाइक हमें इमेज के दरमियान में कुछ शो नहीं करवाना था, बीआर के टैग में कुछ शो नहीं करवाना था, एचआर के टैग में कुछ शो नहीं करवाना था, इसी तरह हमारे पास इनपुट का टैग है, वो सिर्फ एक इनपुट ही शो करवानी है ना हमने, वो टेक्स्ट तो उसके दरमियान में शो नहीं करवाना। तो जब हमें उसके दरमियान कोई कंटेंट शो नहीं करवाना तो इसका मतलब है कि ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग में आएगा। यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। मैं यहाँ पर एक, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वो तो है टाइप। कि टाइप हमने टेक्स्ट सेट कर दिए कि इसमें टेक्स्ट है। उसके बाद जो एट्रीब्यूट है उसमें आ जाएगा प्लेस होल्ड। प्लेस होल्डर क्या शो करता है, जो अक्सर हम लोग काम करते हैं। जब हम लॉग इन कर रहे हैं, कहीं साइन अप कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा इनपुट फॉर्म आता है लॉग इन के लिए कि ईमेल और एंटर करो और पासवर्ड एंटर करो। अब जहाँ पर ईमेल का टैग है, सॉरी, जो इनपुट है ईमेल की, ये पासवर्ड है। अब वहां पर एक हल्का सा टेक्स्ट लिखा आता है लाइट ग्रे से कलर का। जैसे ही हम टेक्स्ट एंटर करना शुरू करते हैं वो टेक्स्ट रिमूव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो फेसबुक, और यहाँ साइन इन करें, तो यह फर्स्ट नेम, सर नेम। अब यहाँ पे मैं जैसे ही लिखूंगा, वो जैसे ही मैंने अपना टेक्स्ट लिखा, वो बैकग्राउंड में जो लाइट सा टेक्स्ट आ रहा था वो रिमूव हो गया। उस जो लाइट सा टेक्स्ट आ रहा है उस टेक्स्ट को बोलते हैं प्लेस होल्डर। अब हमें जो भी अपनी वेबसाइट पे शो करवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कुछ भी यहाँ पे शो करवाना है, तो वो हम लोग प्लेस होल्डर में लिखेंगे। जैसे नेम। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी एक करेक्टर लिखूंगा वो रिमूव हो जाएगा और टेक्स्ट लिखना लिखा हुआ है।
अच्छा, इसी तरह फिर हमारे पास एक इनपुट की टाइप है, टेक्स्ट हो गई, पासवर्ड, और इसमें मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ पासवर्ड। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा वो डॉटेड फॉर्मेट में। अब इसको जैसे हम अक्सर लॉगिन कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास जो इनपुट बनी आती है, एक इनपुट बार, उस इनपुट बार के साथ राइट साइड पर एक आई का बटन बना होता है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये डॉट डॉट गायब होकर जो टेक्स्ट लिखा है वो नजर आ जाता है। वो क्या करते हैं, अब वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये चीज चेंज कर, वो टाइप पासवर्ड को टाइप टेक्स्ट में और टाइप टेक्स्ट को टाइप पासवर्ड चेंज करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन इसको पासवर्ड में कन्वर्ट कर दो, और ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन से दोबारा से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर। अच्छा, इसी तरह फिर हमारे पास आ जाएगी इनपुट टाइप नंबर। जब यहाँ पर मैं कोई भी नंबर, सॉरी कोई भी टेक्स्ट लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं नंबर पर आऊंगा तो मैं जितना मर्जी नंबर लिख। अच्छा जी, फिर टेक्स्ट का ही एक कह लो कि टेंशन है, वो है सर्च। जैसे सब बच्चे कार्ड निकाल रहे हैं, वो अटेंडेंस लगाने आ रहे हैं, और इसे हम सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ और नंबर भी, जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट में देखा है। टेक्स्ट और सर्च बिल्कुल सेम ही काम करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो सर्च का ऑप्शन है उसमें एंड पर एक क्रॉस का आइकन आ जाता है, छोटा सा, एक क्रॉस का आइकन। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरी वैल्यू रीसेट कर। टेक्स्ट में ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, सर्च में है, टेक्स्ट में नहीं। सर्च और टेक्स्ट में यही डिफरेंस है। पासवर्ड में वो डॉटेड फॉर्मेट में आ जाएगा, नंबर में वो आ जाएगा, नंबर्स आ जाएंगे ऑटोमेटिक। फिर इसके अलावा हम यूजर से लेते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो उसके लिए इनपुट टाइप डेट, कैलेंडर, आउट थोड़ा सा, यहाँ से मैं अपनी बर्थ भी, जो भी हमारे। अब अगर हम लोग देखें तो मैंने ये सिर्फ लिखा है इनपुट टाइप डेट। यहाँ पर कोई भी नहीं आया कि भाई मैं यहाँ पर मंथ एंटर करूंगा या डे एंटर करूंगा, ईयर एंटर करूंगा, या ये कैलेंडर मैंने कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया। ये बाय डिफॉल्ट मुझे ब्राउजर की तरफ से मिला। ब्राउजर ने HTML के टैग को अंडरस्टैंड किया और ब्राउजर ने ये सारी की सारी फैसिलिटीज हमें बना दी, ये जितना भी कैलेंडर और ये सारी चीजें हमें नजर। चलिए, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास टाइम। अगर हमें टाइम में कोई इनपुट लेनी है, इसी तरह हमारे पास एक है कलर। अगर हमें कलर इनपुट लेना, कलर इनपुट कहाँ लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, रियल टाइम कलर्स.com। ये एक वेबसाइट है, जब हमारे पास अक्सर क्लाइंट आते हैं तो हम उनको डेमो देने के लिए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये कलर्स कैसे लगेंगे, तो ये हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ प्राइमरी कलर ब्लू, और मैं इसको कर देता हूँ प्राइमरी कलर। उसने पूरी वेबसाइट पे मेरा कलर भी चेंज कर दिया, और जो इनपुट लिया था कलर। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हमारा ऑप्शन आ सकता है कि आप कौन से कलर की इनपुट लेना चाह रहे हो। ये
कर दिए। पहले ये भी कलर्स की इनपुट लेकर और अपनी पूरी वेबसाइट के कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास एक आ जाती है सर्च टेक्स्ट पासवर्ड और फाइल। फाइल पर मैं यहाँ पर जाऊँगा, क्लिक करके कोई भी पिक्चर या कोई फाइल अगर अपलोड करूँ, जैसे ये पीडीएफ फॉर्मेट में मेरी सीवी है या इमेजेस पड़ी हैं, हम अपलोड करें। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, अच्छा फाइल में जाएंगे तो कोई भी फाइल आ जाएगी, जैसे ये पीडीएफ फॉर्मेट में एक पिक्चर पड़ी है, या अगर हम लोग जाएँ तो ये बुक्स पड़ी हैं डिफरेंट एपीआई इकोनॉमी के ऊपर, तो वो भी आ रही हैं। लेकिन अगर इसी तरह हम लोग आए इनपुट इमेज में, अच्छा ये थे यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब आगे हैं यूजर से सिलेक्शन, यूजर को ऑप्शन दे के उससे चीज़ें सिलेक्ट करवानी। अब यहाँ पर तो ये है ना कि यूजर कोई भी चीज़ एंटर कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फाइल अपलोड कर दी, टाइम कोई भी दे सकता हूँ, डेट कोई भी मेंशन कर सकते हैं, नेम कुछ भी लिख सकता हूँ, सर्च में कुछ भी एंटर कर सकते हैं, सो ऑन। अब हमारे पास है कि अगर हम यूज़र को चंद एक स्पेसिफिक चीज़ें दे के उसको सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब हम यूज़र को ऑप्शन देना चाह रहे हैं जेंडर, दो जेंडर मेल फीमेल, वो दो ही आते हैं ऑप्शन। अब हम उनको ये नहीं कह सकते कि भाई एंट्री और जेंडर ने टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी देकर, या अगर हमें उनसे कहना है कि भाई सेलेक्ट योर प्रोविंस, वो हमारे पांच ही हैं, चार, और इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जहाँ पर चंद एक स्पेसिफिक चीज़ें मौजूद हमें देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपना सैलानी का ही एडमिशन ओपन कर रहे हैं, तो हम आपको ये नहीं कह सकते कि कोर्स का नेम आप एंटर करो, वो हमें चंद एक सिलेक्टेड कोर्स हैं, उनमें आपको कहा भी ये कोर्स हम करवा रहे हैं, इनमें से किसी में भी आप एडमिशन, या ये सेक्शन हमारे बने हुए हैं, इनमें से आप चूज कर लो कौन से में जाना है, ये टाइम हम लोग क्लास करवा रहे हैं जो सूटेबल आप। तो इस इन कामों के लिए दो तरह के हमारे पास है इनपुट टैग। एक है इनपुट टाइप, टाइप टेक्स्ट नहीं, बाय डिफॉल्ट है रेडियो, एक रेडियो है, और एक हमारे पास है चेकबॉक्स। अच्छा ये रेडियो तो आ गया, अब चूंकि मुझे रेडियो के साथ कुछ कंटेंट शो भी करवाना है, तो उसके लिए मुझे अलग से टैग लगाना पड़ेगा पैराग्राफ। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल करवा देता हूँ मेल, और इसी तरह और देखो अब होना तो ये चाहिए कि दोनों में से कोई एक जेंडर सिलेक्ट हो, लेकिन अगर ये दोनों सिलेक्ट हो, अब उनको वैल्यू देनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें से एक ही सिलेक्ट हो। अब सबसे पहले तो हमें उसे अपने HTML को या अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये दोनों वैल्यूज आपस में अटैच्ड हैं। इन जितनी भी वैल्यूज आ रहे हैं, दो हैं यहाँ पर तो मेल फीमेल, लेकिन अगर हम लोग कोई क्विज एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पर हमने MCQs जो टीचर हमें एंटर करेगा, तो वहां पर हमें बताना पड़ेगा कि ये जितने भी 5 आंसर हैं, 6 आंसर हैं, सारे सारे एक क्वेश्चन के हैं,
इनमें से यूजर को कोई एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें उसे मैच करना पड़ेगा। वो मैच करने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा नेम का। वो मैं नेम कर रहा हूँ जेंडर, और यहाँ पर भी नेम और जेंडर। अच्छा, ये जो मैंने नेम का एट्रीब्यूट पास किया है ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली सेम का मतलब है कि लोअर अपर केस का भी फर्क ना। अगर जेंडर सारा लोअर केस में लिखा है तो दूसरी जगह भी सारा लोअर केस में। अगर लोअर अपर केस का भी डिफरेंस आएगा तो एरर है। एरर क्या आएगा कि दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब अगर हम लोग करें मेल, तो मेल अब मैं चाह रहा हूं कि भाई दो ऑप्शन है। अब जैसे मैंने पेज रिफ्रेश किया तो बाय डिफॉल्ट कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, इनमें से कोई एक बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड हो। तो उसके लिए हम लोग करेंगे चेक। तो अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश भी करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो चेक्ड ही है मेल। तो बाद में मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट मेल ही है। तो ये ऑप्शन कहाँ पर देते हैं? ऐसे ऑप्शन हम लोग देते हैं कि जब हमें ओटीपी मंगवा। बाय डिफॉल्ट हम लोग सेट कर देते हैं ईमेल पर, लेकिन अगर यूजर चेंज करना चाहे कि भाई मुझे फोन नंबर पे चाहिए तो फिर फोन नंबर, क्योंकि जो फोन नंबर वाला है वो ज़्यादा कॉस्ट करता है एज कम्पेयर टू ईमेल। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास एक और टैग है इनपुट का, सॉरी टाइप है, जो है चेक बॉक्स, जो इसी तरह सिलेक्शन के लिए यूज हो। इनपुट टाइप चेक बॉक्स। अच्छा, जैसे वहां पर हमें शो करवाने के लिए स्पैन का टैग यूज करना पड़ा, इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी स्पैन का टैग यूज करेंगे। मेल फीमेल स्पैन, अच्छा जी, सिटीज का लेते हैं। और अच्छा, जो रेडियो है वो है बहुत सारे ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करने के लिए। चेक बॉक्स है बहुत सारे में से एक सिलेक्ट, या सारे सिलेक्ट, या मल्टीपल सिलेक्ट। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर करूँ तो मैं यहाँ पर सारे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। अब मुझे नेम भी सेम दे दूंगा तो तब भी सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ भी करें नेम, और मैं यहाँ पे कहता हूँ सिटी, यहीं से कॉपी। अगर हम लोग सेलेक्ट करें, अब इवन नेम भी सेम है तब भी सारे सिलेक्ट। तो चेक बॉक्स अगर हमें ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, रेडियो अगर हमें मल्टीपल में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करो। चेक बॉक्स का एग्जांपल है कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं और या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें साइन अप करते हैं, तो वहां पर एंड पर दो चेक बॉक्स आते हैं कि आई हैव रीड द प्राइवेसी पॉलिसी, वो चेक बॉक्स, और आई वांट टू गेट अपडेट्स विद ईमेल, वो दोनों को हम चेक बॉक्स करना जरूरी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि या तुम प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ो या हमारी अपडेट्स ईमेल के थ्रू, हमें दोनों के ऑप्शन देते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं जब मेल के ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ या फीमेल के ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो फीमेल सेलेक्ट नहीं हो रहा, मुझे स्पेसिफिकली इस सर्कल के ऊपर जाके क्लिक करना पड़ता है।
अब मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो कि मैं ये टेक्स्ट भी लिखा है ना, इसके ऊपर भी क्लिक करूँ तो वो सिलेक्ट हो जाए, फीमेल के ऊपर क्लिक करूँ फीमेल सेलेक्ट हो जाए, मेल सेलेक्ट करूँ तो मेल पर आ जाए। इसी तरह अगर फैसलाबाद पर क्लिक करूँ तो फैसलाबाद सेलेक्ट हो जाए, अनसेलेक्ट हो जाए। मुझे ये छोटी सी जगह पर ना जाना पड़े। तो यहाँ पर तो अभी तो मैंने जूम किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट इसका साइज अगर मैं ऐसे छोटी छोटी बहुत स्लो हो जाएगा काम। अगर हम लोग क्विज एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पर हम लोग फिक्स टाइम में यूज़र को कहते हैं कि एमसीक्यूज मार्क करो, तो वो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जाएगा कि भाई मैं दरमियान में क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्ट होगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो साथ में टेक्स्ट लिखा है अगर वो टेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक कर दे तो जो उसके रेलिवेंट है वो सिलेक्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसे काम करने के लिए हमारे पास HTML में टैग है, लेबल का टैग। अब जो चीज़ हमने स्पैन में लिखी है ना वही चीज़ हम लोग लेबल में लिखी। इसी तरह अब भी अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो क्लिक नहीं होगा, सेलेक्ट नहीं होगा ईमेल। अब ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि ये जो लेबल टैग है ये किस इनपुट के साथ अटैच। हमने ये तो बता दिया कि ये एक लेबल टैग है और उसके ऊपर एक इनपुट है, उसके नीचे एक इनपुट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें ये हमारा आ गया एक लेबल टैग, इसके ऊपर भी एक इनपुट रेडियो टाइप की, इसके नीचे भी एक इनपुट रेडियो टाइप। अब इन दोनों में से वो किसे सिलेक्ट करेगा, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? तो ये अब हमें उसे स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। वो मेंशन कैसे करना है, हमें उसको एक आईडी असाइन करनी पड़ेगी, एक यूनिक आईडी कि भाई ये यूनिक आईडी है हमारे इस टैग की और ये वाला जो लेबल है वो हम इसके साथ अटैच कर। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि भाई इसको अटैच कर दो इनपुट टाइप रेडियो के साथ तो दोनों की टाइप रेडियो है, या जिसका नेम जेंडर है तो दोनों का नेम जेंडर है। तो इसका मतलब है कि हमें कोई एक यूनिक चीज असाइन करनी पड़ेगी जिस बेस पर वो आगे मूव करेगा। अब यूनिक चीज वो आईडी होती है। जैसे यहाँ पर आपकी SMIT में आईडी है, ये जो आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है। गवर्नमेंट आपको CNIC जो आपको असाइन किया हुआ है 13 करेक्टर्स का, 13 नंबर्स का, वो आपकी आईडी है। तो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी एक अलग आईडी डिफाइन की हुई है। फिर इसी तरह अगर आप लोग जाओ किसी प्लेटफॉर्म पर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, तो उन्होंने आपको एक अलग आईडी असाइन की है। वो हर चीज़ को आईडी असाइन करते हैं। ऑर्डर नंबर ये है, आपको ईमेल आती है ना कि आपका ऑर्डर ये, ऑर्डर नंबर ये, अगर आप उसे ट्रैक करना चाह रहे हैं तो इस ऑर्डर नंबर के साथ आप ट्रैक कर सकते हो। फिर अगर आप कोई चीज़ पोस्ट करवा रहे हो तो वो भी आपको एक स्टिकर सा लगा के देते हैं कि ये आपकी आईडी है, ट्रैकिंग आईडी। तो वो हर चीज़ की एक स्पेसिफिक आईडी है जिसकी बेस पर हम उसे चेक कर सकते हैं। अब इसी तरह बहुत सारे इनपुट टैग में से अगर हमें किसी एक इनपुट को सिलेक्ट करना है तो उसको भी हमें आईडी असाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि आईडी और मेल, ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। और यहाँ पर मुझे लेबल टैग को बताना पड़ेगा कि HTML और और मेल। इसी तरह यहाँ पर फीमेल के लिए आईडी फीमेल और अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा टैग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ या टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अब अगर हम इसे उल्टा कर, सिर्फ समझने के लिए, नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं। अब क्या होगा कि अगर मैं मेल पे क्लिक करूंगा तो फीमेल सेलेक्ट हो जाएगा, फीमेल पे करूंगा तो मेल सेलेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ समझने के लिए कि हम जिसकी फॉर्म में आईडी मेंशन कर देंगे वो सिलेक्ट होगा। जरूरी नहीं है कि जो कंटेंट मेंशन है उसके साथ मैच। इसीलिए सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो इसके डिफरेंट फेजेस में कोडिंग के बाद टेस्टिंग भी आता है कि डेवलपर से कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है।
ऐसे सेम काम हम लोग कर सकते हैं चेकबॉक्स के साथ भी और बाकी इनपुट्स के साथ भी। मैं चेकबॉक्स वाला भी करके दिखा देता हूँ और बाकी वाला भी हम लोग कर लेबल और सिटी में आईडी और आईएसपी और अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ इस्लामाबाद के टेक्स्ट के ऊपर तो वो सिलेक्ट और अनसेलेक्ट हो, बाकियों के ऊपर भी सेम ही है। और इसी तरह मैं आपको किसी एक टेक्सचुअल इनपुट के ऊपर भी लगा दूँ, लेबल नेम अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली अब नेम मैं यही रहने देता हूँ और लास्ट वाली हमारी है नंबर। नंबर को मैं जाके कहता हूँ आईडी। नॉर्मली तो हम जो कंसेक्टिव होते हैं उन्हीं को सिलेक्ट करवाते हैं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए मैंने ये किया है कि अगर हम जिसकी भी आईडी मेंशन करें रेडियो में करेंगे तो वो ऑपोजिट भी हो सकता है। टेक्स्ट में अगर 4 इनपुट हैं तो उसमें से किसी एक इनपुट पर भी मूव कर सकते हैं। आईडी और लेबल, हाँ वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे अभी, क्योंकि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो इसमें एरर नहीं आएगा, सारे सिलेक्ट कर देगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करेंगे तो वो अगर आप आईडी सेम कर दोगे तो वो आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, वाइट स्क्रीन आ जाती सारे सारे चेकबॉक्स को एक साथ क्लिक करने के लिए फिर आप लोगों को कस्टम फंक्शन बनाना पड़ता है। जैसे ये एक वेबसाइट का पेज है जहाँ से वो प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। अब अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पे उन्होंने क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन एक अलग स्पेसिफाइड है, फिर उसके बाद जियो लोकेशन या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद इमेजेस आ गई, फिर उसके बाद फीचर्स आ गए और एक्स्ट्रा। अब उन्होंने हर एक चीज़ को अलग अलग सेपरेट किया हुआ है, अलग अलग बॉक्स में डिवाइड किया हुआ, ताकि यूज़र को अच्छे से समझ आए, अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देने के लिए, वेबसाइट को अच्छे से स्टाइल करने के लिए और डिफरेंट चीज़ें करने के लिए, ताकि यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें अपनी वेबसाइट। अब हमारी वेबसाइट पे अगर हम लोग देखें तो हमारे इनपुट टैग्स एक ही साथ आ रहे हैं। अब अगर हमें ऐसे डिवीजन बनानी है कि थोड़े से टैग्स एक बॉक्स में आ जाए, बाकी एक बॉक्स में आ जाए, बाकी एक बॉक्स में आ जाए, ऑब्वियसली बात है कि कलरिंग और स्टाइलिंग की सारी हम CSS में पढ़ रहे होंगे, लेकिन सिर्फ अगर हमें सेट करना है कि ये इतने हिस्से में है, ये इतने हिस्से में, इतने हिस्से में, उसके लिए हमारे पास HTML में टैग है फील्ड सेट का। जैसे ऊपर की जो 4 इनपुट है मैं उसे सेट करने लगा हूँ फील्ड सेट में, फील्ड सेट और ये अब उसने जो इनपुट्स थी ना, जहाँ पे हमने यूजर से इनपुट लेनी थी, यूजर ने कुछ आगे एंटर करना था, वो हमने एक स्पेसिफिक उसमें डिवाइड कर दी। अब ऊपर हमें इसकी हेडिंग देने के लिए तो ये 4, अब अगर इसकी हेडिंग देनी है तो उसके लिए हमारे पास टैग है लेजेंड का।
लेजेंड। लेजेंड में हम लोग लिख देंगे कि फॉर एग्जांपल ये आ गया यूजर। फिर हम एक और फील्ड सेट बना लेते हैं, आ जाएगा लेजेंड डेट और फील्ड सेट लेजेंड टेक्स्ट। तो ये इस तरह हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। आगे जाके CSS में फिर हम लोग स्टाइलिंग कर लेंगे। स्टाइलिंग में डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है, जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी यही है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें लाइट कलर चाहिए, तो ये लाइट बहुत बारीक बॉर्डर आ रहा है और साइडों से हल्का हल्का राउंडेड भी आ गया तो इसका। तो ये सारी चीज़ें फिर हम लोग जाके CSS में पढ़ेंगे कि राउंडेड कैसे करना है, इसका कलर कैसे चेंज करना है एंड सो, इसकी विड्थ कैसे डिवाइड करनी है, हर चीज़ हम लोग CSS में स्टडी करें। अच्छा, ये हमारा फॉर्म का टैग था। फॉर्म के टैग में हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले फॉर्म का टैग, फिर इनपुट टैग विद डिफरेंट टाइप, फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप रेडियो को पढ़ा। टाइप रेडियो में हम लोगों ने एक चीज़ स्टडी की कि जो नेम का एट्रीब्यूट है वो हमें सेम देना ज़रूरी है। वो सेम देना क्यों ज़रूरी है? वो सेम देना इसलिए ज़रूरी है कि भाई ये हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, इनमें से मैं कोई एक सिलेक्ट करना चाह रहा हूं। अगर मैं नेम सेम नहीं दूंगा तो वो सारी सिलेक्ट करवा दें। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक काम किया कि जेंडर सेलेक्ट करना था, तो जेंडर ये नहीं हो सकता कि आप दोनों जेंडर एक साथ सेलेक्ट करो, या कोई और ऑप्शन आप दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल MCQs टाइप आपने एप्लीकेशन बनाई है कि जहाँ पर आपने MCQs देने हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई आप चारों MCQs एक साथ ही मार्क करवा लो। या तो आप पहले 3 ऑप्शन सही है तो ऑल ऑफ दिस का जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करवाओ। उसके बाद हमारे पास आ गया चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि भाई आप चारों ऑप्शन सिलेक्ट करवाओ। फिर हम लोगों ने चेक बॉक्स और रेडियो के लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ी, चेक्ड की, कि भाई बाय डिफॉल्ट ये जो 5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन हम लोग दे रहे हैं में से बाय डिफॉल्ट कौन सा सिलेक्ट हो। जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो उसको हम लोग बोलते हैं चेक्ड। और उसके बाद फिर हम लोगों ने लेबल का टैग पढ़ा कि लेबल कैसे काम कर रहा है, और लास्ट में हम लोगों ने फील्ड सेट और लेजेंड को स्टडी की। अच्छा, अब एक और टैग है बटन का, बटन। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबमिट। अब जो कि दोनों टैग्स के दरमियान आ रहा है तो कंटेंट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ टाइप, तो इसका मतलब मैं कोई एट्रीब्यूट देने जा रहा हूँ। तो टाइप में हमारे पास ऑप्शन आ गया सबमिट। अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म सबमिट हो जाए। इसी तरह अगर मैं एक और बटन बनाता हूँ रीसेट, ये रीसेट कर देगा सबमिट वाला इस फॉर्म को सबमिट कर। अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी डमी डाटा ले लेता हूँ। कलर, मेल, और यहाँ से मैंने इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लिया और सबमिट पे क्लिक करूंगा तो एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बैकएंड पर कोई फंक्शन डिसाइड ही नहीं ना किया, एक्शन वाला ही में कुछ भी नहीं एंटर किया या कोई कस्टम फंक्शन बनाया ही नहीं कि ये फॉर्म सबमिट होकर कहाँ जाए या सबमिट होकर कहीं डिस्प्ले करे। तो इसलिए वो सिंपली सिर्फ रिफ्रेश करता है और उसे फ्री कर। अब हर इनपुट टैग के लिए ना, जितनी भी टैग्स हम लोगों ने पढ़ी है, ये एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड।
इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको एंटर नहीं करूंगा और सबमिट का बटन दबा रहा हूँ तो मुझे एरर दे देगा कि भाई प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। मैं अगर इसे फिल आउट कर देता हूँ और सबमिट करता हूँ, बाकी सारी एम्प्टी हैं, तो वो सबमिट वाला एक्शन परफॉर्म कर दे। सिर्फ और सिर्फ जिसके साथ मैंने रिक्वायर्ड लिखा है उसके साथ वो करेगा। फिर उसके बाद एक हमारे पास एट्रीब्यूट आता है डिसेबल्ड का, वो उसे डिसेबल कर दे। अच्छा, एक है मिनिमम और एक है मैक्सिमम, जो हमारे इनपुट टाइप के साथ आ रहे हैं। ये मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ। मिनिमम लेंथ मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 3। तो अब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ए लिखकर सबमिट करूँ, प्लीज लेंथन द टेक्स्ट टू 3 कैरेक्टर्स और मोर, यू आर करंटली यूजिंग 1 कैरेक्टर। अब वो जितनी मैंने मिनिमम लेंथ डिसाइड कर दी है वो उतने ले गए ले। अक्सर हम लोग 3 पर ही सेट करते हैं जब नेम की इनपुट ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं मोस्टली मुस्लिम यूज़ करेंगे, तो जो उनका नेम है वो सबसे छोटा नेम, मतलब अगर करेक्टर वाइज देखा जाए तो वो अली है, ALI, 3 कैरेक्टर। इससे छोटा कोई नेम नहीं है मुस्लिम में। तो हम लोग 3 पर इस वैल्यू को सेट करते हैं। इसी तरह मैक्सिमम पे भी जा सकते हैं हम लोग, और मैं मैक्सिमम को अभी सिर्फ और सिर्फ 5 कर रहा हूँ समझाने के लिए, बाकी आप लोग देख। मिनिमम सॉरी, वो एंटर ही नहीं कर रहा। मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ। इसी तरह अगर अब नंबर की बात करें तो वहां पर लेंथ नहीं काउंट होती, वहां पर काउंट वाइज नंबर काउंट होंगे ना, कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो वहां पर हमारे पास है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वैल्यू मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू 50। तो ये कुछ फॉर्म वैलिडेशन है जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई करते हैं। अब ये वाली फॉर्म वैलिडेशन एज के ऊपर हम लोग सेट कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे लगाऊं, अब ये एज के ऊपर हम लोग सेट कर सकते हैं कि भाई मैक्सिमम एज जो बंदा हमारी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है 100 ईयर्स हो सकती है, 115 ईयर्स हो सकती है। अब किसी की एज इतनी नहीं ना हो सकती, 3553। तो ये चीज़ें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अप्लाई करते हैं। अब फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर के ऊपर भी हम लोग ये चीज़ें सेट करते हैं कि भाई फ़ोन नंबर 0300 और आगे जितने भी करेक्टर 7 करेक्टर्स आते हैं तो वो भी सारे जीरो के इक्वल, और मैक्सिमम 0350 और इक्वल। क्या आप, तो मैंने कहा सॉन्ग वालों ने एक नई सीरीज ली है 70 वाली, तो वो भी हम लोग एंटर करें। तो इस तरह की वैलिडेशन हम फ़ोन नंबर पे लगा देते हैं कि भाई आपका फ़ोन नंबर इसके दरमियान आना चाहिए। अब फ़ोन नंबर ऐसे नहीं ना हो सकता 4 करेक्टर का, 5 करेक्टर का, 6 करेक्टर, तो वो हम वहाँ पर वैलिडेशन लगा देते हैं। अब मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है फॉर्म फिल, उसको मैं रीसेट करूँगा तो वो रीसेट हो जाए, जो भी लिखा होगा वो रिमूव। ये वाला जो क्रॉस का आइकन है ये भी रीसेट का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक टैग के लिए। और ये जो रीसेट का काम है ये कर रहा है फॉर्म के टैग के लिए। ये रीसेट भी एक टैग के साथ काम करता है, और सर्च वाला, सर्च का जो रीसेट है ना, जो क्रॉस आइकन है वो है इनपुट के लिए, और जो बटन हमने बनाया है वो है हमारा फॉर्म के टैग के लिए, जो पूरा फॉर्म का टैग कवर करता है, होल फॉर्म के लिए।
अच्छा, एक एट्रीब्यूट है वैल्यू के नाम से। वैल्यू, और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। अब अगर मैं पेज रिफ्रेश भी करता रहूँ तो वो बाय डिफॉल्ट या वहाँ पर मेंशन है। ये वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं जब फॉर्म को किसी अपडेट कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी यूज़र प्रोफाइल अपडेट करता हूँ तो वहाँ पर पहले ही नेम और ये सारी चीज़ें लिखी आती हैं, मैं उसको डिलीट करके चेंज कर, यूज़र नेम अगर अपडेट कर रहे हैं तो वहाँ पर पहले मेरा यूज़र नेम लिखा हुआ आएगा, मैं उसको चेंज करूँ। तो ये जो वैल्यू वाला काम है वहाँ पर हम लोग मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें वैल्यूज़ को अपडेट कर। तो ये था फॉर्म, इनपुट टैग, लेबल टैग, फील्ड सेट और लेजेंड। यहाँ तक किसी का कुछ टेबल और फॉर्म के टैग्स। कलर का, कलर का सिंपली है यार, कलर वैसे हमारा इतना यूज होता नहीं है लेकिन फिर भी इनपुट टाइप कलर। अब उसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपल कलर क्लिक करेंगे और कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब ऑब्वियसली बात है कि अभी हम लोगों ने बैकएंड की लॉजिक नहीं पढ़ी कि अब ये इसको लेकर डेटाबेस में कैसे स्टोर करवाना है, या यूजर को कैसे शो करना है, या बाकी जगह कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। तो बाकी तो सिंपल ही है, जैसे सिर्फ उसके टाइप ही चेंज किया कलर या फाइल पर और या टेक्स्ट पर। और इसके अलावा टेबल पढ़ लिया। जी जी जी। सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग नेम सेलेक्ट नहीं करते, मतलब नेम नहीं लगाते, तो हमें उसके चेक बॉक्स की ज़रूरत क्या है। अभी ऐसे होता है कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो हम डेटा स्टोर करवाते हैं एक एरे के फॉर्मेट में। अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग पढ़ी है या नहीं, तो एरे के फॉर्मेट में स्टोर करवाते हैं। तो ये जो नेम है ये हम ऑब्जेक्ट की का नेम सेम रखते हैं। ऑब्जेक्ट की का नेम और ये वाला नेम सेम होता है, तो फिर उसी नेम के साथ सारी वैल्यूज ऐड करते जाएंगे। अगर हम रेडियो में नेम नहीं रखते, ये डिफरेंट नेम कर देते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट में उतनी कीज ऐड करनी पड़ेगी।